अगर बात कर ले तो अल्टरनेटिंग करंट का ये सेकेंड लेक्चर है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं, क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम एलसीआर सर्किट को देखेंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आरएलसी सर्किट में क्या क्या रहता है, बेसिकली आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, एक इंडक्टर लगा दिया गया, एक कैपेसिटर लगा दिया गया और एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल रहता है। तो हम हर बार की तो लगातार के वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके लिए फिर ज़्यादातर जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे होते हैं तो किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात नहीं कर रहा होता है, हमेशा एक आरएमएस वैल्यू की बात चल रही होती है। और बड़ी फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी मगर एक्ससी की वैल्यू बहुत कम होगी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। बच्चों, मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं वन एंड ओनली अपनी पेन किलर सीरीज में। जी हाँ बच्चों, जिनको नहीं पता है कि क्या है ये पेन किलर सीरीज, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि बेटा इस सीरीज में हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके चैप्टर्स में या तो बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर वो थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली जो है डिफिकल्टी साइड होते हैं, उस तरह के टॉपिक्स को लेकर यहां पर आपको जो है उसके क्वेश्चंस, उसकी कुछ थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन की जाती है। ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है। और इसमें एक चीज और भी है कि ये एक बैच जो है फ्री बैच है, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाकर इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप पीछे के प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं हर सब्जेक्ट में, उन चैप्टर्स को भी देख सकते हो। साथ ही साथ जो चीजें यहां पढ़ाई गई, बताई गई, उनसे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी जो आपको है वो पीडब्ल्यू के ऐप पर इस पेन किलर जो सीरीज बैच है इसमें मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। अगर बात कर ले तो अल्टरनेटिंग करंट का ये सेकेंड लेक्चर है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या सीखेंगे हम लोग और क्या सीखा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है फेज डायग्राम को समझने के लिए, और कैसे फेज डायग्राम बनाते हैं, कैसे उससे ग्राफ बनते हैं, उनके बीच आपस में रिलेशन कैसा है, ये सारी बातें आपको पहले लेक्चर में देखने को मिलेगी। अगर आपकी वो बेसिक जो है वो सही होती है, सही बन जाता है, एक सही अच्छा बेस बन जाता है, तो आपका एसएचएम का चैप्टर हो गया, आपका वेव का चैप्टर हो गया, आपका अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर हो गया, आपका वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर हो गया, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव वाला चैप्टर हो गया। इन सभी में बेसिक फंडा जो फेजर का या जो साइनसॉइडल कर्व का लग रहा होता है वो सारा बेसिक, वहां फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बेसिक बातें लेक्चर नंबर 1 में बताई गई हैं। तो अगर आप उससे अवेयर नहीं हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले उस लेक्चर को जरूर देख लें। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं, क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम एलसीआर सर्किट को देखेंगे, क्योंकि एलसीआर एक सर्किट ऐसा है कि अगर आपने ये सर्किट समझ लिया, देख लिया, तो इसी से ही बाकी जितने सर्किट हैं आपके वो सारे के सारे बन जाते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। आरएल ले लो, आरसी ले लो, एलसी ले लो, ठीक है, आरएलसी ले लो, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो सीरीज के हैं वो बन जाएंगे। साथ ही साथ कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशंस के केस भी हम लोग देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है उस बात को भी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जो हो सकता है जनरली आप अपने रेगुलर लेक्चर्स में नहीं करते हो। जैसे यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस पर होंगे, कैसे उनमें फेजर बना के, कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम उस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक में एलसीआर या आरएलसी कुछ भी कह लीजिए, इस सर्किट का फेज डायग्राम को बनाकर इसके बेसिक से क्या क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं उनको देखेंगे, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाए और फिर वहीं से हम लोग जो है यहां से इसकी रेजोनेंस कंडीशन सारा पढ़ते हुए फेज डायग्राम कैसे बनता है सारा इसी एक में सीख लेंगे। तो हमारे जितने बाकी 7 तरह के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आर सिंगल एल, सी, आर एल, एल सी, एल आरसी और फिर एक आरएलसी, ठीक है, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ एक इसको अच्छी तरीके से समझ लेने से। चलिए तो बढ़ते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई एलसीआर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। पैरेलल के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, फंडे को हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे, मगर
करने का तरीका, फेजर बनाने का तरीका, वो बेसिक आइडिया बिल्कुल वही है जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो आरएलसी सर्किट में क्या क्या रहता है, बेसिकली आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, एक इंडक्टर लगा दिया गया, एक कैपेसिटर लगा दिया गया और एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल रहता है, और कोई ये साइनसॉइडल मान लेते हैं हम लोग, जनरली आपको साइनसॉइडल फंक्शन ही मिलता है, तो एक कोई साइनसॉइडल जो है हमने सप्लाई लगा दी है। यहां पर जनरली आपको कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू लिख देगा, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू लिख देता है। तो समझ के चलिए, कभी भी एसी के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और सिंपल वोल्टेज या करंट की बात लिखी हुई है, तो मान के चलिए कि वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज, या इसी को हम लोग इफेक्टिव वोल्टेज भी बोलते हैं, आरएमएस करंट या इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं, और सिर्फ वोल्टेज या करंट शब्द यूज कर रहा है तो भी मान के चलिए कि वो आरएमएस ही है, आरएमएस वैल्यू को ही दे रहा है। तो यहां कुछ नहीं लिखा है, तो ये 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज हो गया होगा, ये 220 वोल्ट इसका इफेक्टिव वोल्टेज कह लो या आरएमएस वोल्टेज कह लो, और क्या फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को इस तरह से साइड में लिख दिया। अगर मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो आपको क्वेश्चन में देता है कि भैया ये मैक्सिमम वोल्टेज है या क्या चीज है, वो चीज देता है। तो जनरली 3 तरह के वोल्टेजेस हैं जिन पे आपको बात करनी होगी, इंस्टेंटेनियस, मैक्सिमम और आरएमएस। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। यहां जर्नल भी कुछ दे सकता था, वी कह दिया, ठीक है, और कुछ फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज दे दिया, ऐसा भी करके कुछ बना सकते हैं अगर जर्नल रखना है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रिएक्टेंस एक्सएल है, जिसको कि हम ओमेगा एल के बराबर भी बोलते हैं। एक्सएल जो है वो बराबर होता है ओमेगा एल के, और ओमेगा जो है वो क्या लिखा जा सकता है, वो 2 पाई एफ जो है फ्रीक्वेंसी, और एल इसका इंडक्टेंस हो गया जिसकी यूनिट हेनरी होती है, और यहां पर ये रिएक्टेंस हो गया जिसको कि एक्सी भी बोलते हैं। तो एक्सी की वैल्यू जो डिफाइंड है वो इस तरह से 1/ओमेगा-c है। 2 बातें जो यहां साफ साफ दिखाई देती हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर, मतलब कि ओमेगा को इंक्रीज करने पर, हमें ये दिखा रहा है कि एल इंडक्टर की वैल्यू तो देखो फिक्स होती है, वो तो डिपेंड करती है कि कॉइल के टर्न्स कितने हैं, कॉइल कैसी बनी है, कॉइल की ज्योमेट्री क्या है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन एक्सएल की वैल्यू जो है, इंडक्टेंस की वैल्यू तो डिपेंड करती है इन सारे फैक्टर्स पे, लेकिन एक्सएल की वैल्यू ओमेगा के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अगर आपका ओमेगा चेंज हो रहा है लगातार, तो इसका मतलब आपका एक्सएल भी चेंज हो रहा होगा। तो इस केस में देखा जाए तो एक्सएल भी बढ़ेगा। तो अगर आप एक ग्राफ भी देख लो कि भाई एक्सएल की वैल्यू, ठीक है, ये ओम में ही होती है वैल्यू, ओमेगा के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो ये इस तरह का कुछ अपना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाता है। सिमिलरली यहां अगर आप देखो तो ओमेगा के बढ़ाने पर, मतलब बड़े ओमेगा पर आप जब जाते हो, तो रिएक्टेंस, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। और सेम कैपेसिटर के लिए ही अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फ्रीक्वेंसी के साथ देखें या ओमेगा के साथ देखें, क्योंकि ओमेगा भी 2 पाई एफ ही है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ जो है बनता है, जो ये बता रहा है कि ओमेगा के बढ़ने पर लगातार एक्सी की वैल्यू कम हो रही है। तो मोटा मोटा एक आइडिया ये लगता है कि छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल की वैल्यू छोटी होगी मगर एक्सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी मगर एक्सी की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये चीजें यहां से हमको दिखाई देती हैं। ये रिएक्टेंस है, यूनिट ओम होती है, ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यूनिट ओम होती है, आर रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम होती ही है। और इसमें बेटा गई करंट आई, ठीक, ये करंट गई आई। तो अब यहां पर आपको तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज करंट, उनके बीच का फेज डिफरेंस, ये सारी बातें आपको तरह तरह से क्वेश्चन जो है करके पूछता है। तो हमने मान लिया कि भाई इसके क्रॉस जो वोल्टेज बना, उस वोल्टेज को हमने मान लिया कि बेटा वो VR है, और कुछ नहीं कहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा वोल्टेज रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ये कौन सा वोल्टेज रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ये आरएमएस वोल्टेज रहा होगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ बोल देता है 20 वोल्ट, तो समझ के चलो बिना किसी कंफ्यूजन की कि भैया ये आरएमएस वोल्टेज है। तो हमारे पास ये आरएमएस वोल्टेजेस अलग अलग हो गए, VR, VL, VC, ठीक है, और कोई आरएमएस वोल्टेज है V जो इस तरह से लगा हुआ है। हो सकता है कि यहां पर इसका हम आरएमएस लिख लेते हैं कि ये VRMS ही है, ठीक। हो सकता है कि इसका और यहां पर ये I जो लिख रहे हैं भी RMS लिख लिया।
हो सकता है कि इसकी जो वोल्टेज इक्वेशन हो दैट विल बी V इक्वल्स टू समथिंग कुछ V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने एक इक्वेशन फिलहाल ये मान ली है और इस इक्वेशन में भी सारी बातों को देख लेंगे कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तीनों में डिफरेंस भी यहीं पर समझ लेंगे। देखिए ये जो V लिखा हुआ है ये हमने पिछले आपको उसमें बताया भी था, जिसके पहले वाला लेक्चर था, कि यहां पर जो ये वैल्यू दी है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है कि किसी टाइम पर क्या वैल्यू है। तो ये है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। ठीक, ये कौन सा वोल्टेज लिखा हुआ है, ये इस फंक्शन का जो भी साइन का फंक्शन ग्राफ बना होगा, अगर इस तरह से देखो तो ये साइन का जो ये ग्राफ बना, इसकी ये कौन सा ए हुआ, अगर हम इसको देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको हम लोग पीक वोल्टेज, अगर वोल्टेज में बात कर रहे हैं तो वोल्टेज हो जाएगा, करंट में बात कर रहे होंगे तो बेटा करंट हो जाएगा। तो इसको पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज इन दोनों नामों से जानते हैं। तो सर आपने तो एक और तीसरे तरह का वोल्टेज बोला था, आरएमएस वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज के बीच एक रिलेशन होता है हमारे पास, जो कि होता है कि वी आर एम एस इक्वल्स टू वी मैक्सिमम बाय रूट टू। साइनसॉइडल फंक्शन अगर है, साइन का कोई फंक्शन बनता है तो आरएमएस और मैक्सिमम के बीच ये एक रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारे पास होता है आरएमएस और मैक्सिमम के बीच। बाकी कभी सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज कोई बोल रहा है और एसी का सवाल है तो समझ के चलना बाय डिफॉल्ट वो इफेक्टिव या आरएमएस एक ही बात है, दोनों वो वोल्टेज की बात हो रही होगी। खैर, अब यहां ये वैल्यूज निकलती कैसे हैं, और देखो कुछ नहीं लिखा है तो ये बेसिकली आरएमएस वैल्यू है। ये बेसिकली क्या है, आरएमएस वैल्यू है। अब जरा यहां कुछ कुछ बातें आप गौर करना, बहुत छोटी बहुत बेसिक और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, इसके कारण लोग गलत कर देते हैं। किसी इंस्टेंट पर, समझना बात को, V टोटल किसी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट पर मतलब ये वाला, ठीक है, तो टोटल V जो होगा वो बराबर होगा जो VR के अक्रॉस किसी इंस्टेंट पर है। और फिर से एक बात समझना, ये VR बेसिकली इंस्टेंटेनियस नहीं है, सिर्फ मैं VR लिख के छोड़ दे रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये आरएमएस वोल्टेज बन गया है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये इंडक्टर के अक्रॉस जो है आरएमएस वोल्टेज बन गया है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज बन गया है। तो किसी इंस्टेंट पर जो टोटल वोल्टेज होगा, भाई वोल्टेज लगातार वेरी कर रहा है, जीरो कभी मैक्सिमम फिर जीरो कभी उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में साइन चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बीच क्या रिलेशन बनता है, तो वी इंस्टेंट का आर के अक्रॉस जो भी इंस्टेंट पर होगा, आर का वोल्टेज भी फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ठीक है, प्लस वी एल के अक्रॉस जो इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पर होगा, प्लस माइनस जो भी है, प्लस वी सी के क्रॉस किसी इंस्टेंट पर जो होगा, इस सम को हमेशा फॉलो करता है, इस सम को हमेशा ये फॉलो करेगा। किसी इंस्टेंट पर हो सकता है अगर ये 2 वोल्ट है, ये हो सकता है उस समय 4 वोल्ट हो, ये हो सकता है उस समय माइनस का 2 वोल्ट हो सकता है ये उस समय 0 वोल्ट हो, तो ये गणित और ये गणित मैच करेगी। मगर ये बात कर रहे हैं इंस्टेंट की, किसी टाइम पर, फिक्स टाइम में। वैल्यूज तो लगातार चेंज हो रही हैं और 50 हर्ट्ज की साइकिल है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 50 बार चेंज हो रही हैं, तो हम हर बार की तो लगातार वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए फिर ज्यादातर जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे होते हैं तो किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात नहीं कर रहा होता है, हमेशा एक आरएमएस वैल्यू की बात चल रही होती है। ठीक, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर वो नाम नहीं लिखता एग्जैक्टली कि कौन सा वोल्टेज है तो वो माना जाता है आरएमएस वोल्टेज है। फिर एक सवाल ये आया कि सर आरएमएस के बीच क्या ये रिलेशन हो सकता है, लाइक ये वी आरएमएस जो है, क्या वो वी आर जो भी, ये एक्चुअली आरएमएस ही है, मैंने बोला कुछ नहीं लिखा तो आरएमएस ही मानते हैं, लेकिन चलिए मैं आपके समझने के लिए इसको कर देता हूं कि ये आरएमएस वैल्यू है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, प्लस वीएल की आरएमएस प्लस वीसी की आरएमएस, क्या ये ठीक है? तो जवाब है नहीं, ये बराबर नहीं होते, इनका सम आरएमएस टोटल के बराबर होगा
ये नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर सर कैसे निकलेगा? तो जो टोटल वैल्यू है v का, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वो एक फंक्शन ऐसा कुछ साइन कॉस का कुछ फंक्शन बन रहा होगा ओवरऑल, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी? तो पिछली क्लासेस में मैंने अलग अलग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को जोड़कर जो कंबाइंड एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनती थी, उसको निकालने के लिए फेजर डायग्राम बताया था कि फेज से कैसे निकालते हैं। वही फेज की गणित अब यहां पे भी हम इस्तेमाल करके निकाल पाएंगे कि भैया इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बनेगी, और उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू में उसकी मैक्सिमम वैल्यू का पता चल जाएगा। क्योंकि फेजर मैक्सिमम और फेज इन दो बातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपको जो भी कंबाइंड वोल्टेज है उसके आपको अगर जैसी पता चलती है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उससे फिर आप उसकी आरएमएस और बाकी चीजें भी निकाल पाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आरएमएस के बीच कैसे रिलेशन बनाया जाता है, और जैसा रिलेशन आरएमएस के बीच बनेगा मैक्सिमम वैल्यूज के साथ में भी हम रिलेशन बना सकते हैं वहां से, क्योंकि मैक्सिमम और आरएमएस के बीच में सिंपल बस ये रिलेशन फॉलो होता है। तो अगर मैं इसी को आगे देखूं तो हमने बोला कि इस रिलेशन को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ठीक, तो हमारे पास फेज डायग्राम से हम देखें तो फेज डायग्राम में बेसिकली हम मैक्सिमम वैल्यू कह लो या आरएमएस वैल्यू कह लो, दोनों में से किसी भी वैल्यू के साथ में ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग उसके फेज के हिसाब से। तो फिलहाल अगर मैं एक रेफरेंस मुझे मानना पड़ेगा कि एक चीज अगर साइन की है तो उसके रेफरेंस में बाकी चीजें कितना आगे हैं, कितना लीड है, कितना लैग है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। लीड लैग का आपको चीज समझना है, अगर आपको नहीं पता तो इसके पहला वाला लेक्चर आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैंने मान लिया कि भाई क्योंकि करंट तीनों में सेम जाएगी तो हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बीच बना रहे हैं। एक बार जो चीज मैक्सिमम वैल्यू के लिए बन गई तो आरएमएस के बीच भी उसी तरह से रिलेशन बन जाएगा। तो मैंने करंट को मानते हुए कि अगर करंट आई नॉट है, ठीक है, और साइन के फंक्शन में है, तो उससे कोई चीज कैसा लीड कर रही है, लैग कर रही है, उसमें इन तीनों में देख लेते हैं कि इनके वोल्टेज में क्या क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि तीनों में करंट सेम जा रही होगी तो एक करंट को हम कॉमन रख सकते हैं कंपैरिजन के लिए कि वोल्टेज का फंक्शन लीड लैग क्या कर रहा है उसको समझने के लिए। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बनता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बनता है, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन में ही इसके मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू लिख लें, और इसको लेट सपोज मैंने वी आर नॉट लिख दिया। देखो बेटा, नॉट लगाने का मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम और आरएमएस के बीच सिंपल सा वो फार्मूला है, उसको लगा के आप साइनसोइडल फंक्शंस के लिए ही सॉल्व कर रहे होते हैं मैक्सिमम सवाल, तो आप उनमें आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे परेशान मत होइएगा। इसके बाद यहां पर देखें तो भाई रजिस्टिव सर्किट में, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होते हैं, इसलिए मैंने उसी फेज में बना दिया जिस जो भी फेज रहा होगा इसका, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा फाई कुछ भी रहा होगा, साइन ओमेगा टी रहा होगा, तो इसका और इसका फेज सेम होगा, तो वो मैंने एक बना दिया। अब इसके रेफरेंस में बाकी देखें, वोल्टेज क्या करता है, तो इंडक्टर में वोल्टेज, ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। अब ये डायग्राम अगर आपको ध्यान रहता है तो आप किसी भी आरएल आरसी किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर ये हो गया, मान लो लेट सपोज वीएल नॉट, तो ये दो बातें दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस तरफ गए हो तो लीड कर रहा है करंट से, कितनी वैल्यू के साथ में, मैक्सिमम वैल्यू वीएल नॉट मान के चल रहे हैं हम, करंट से ये लीड कर रहा है क्योंकि इस तरफ है। ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो लीड कर रही होगी चीज, क्लॉकवाइज जाओगे तो लैग कर रही होगी। और अगर आप लीड लैग ये सब बात नहीं समझ पा रहे तो मैं फिर से बोलता हूं, आप पहले लेक्चर को दोबारा देखें। तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा होगा, और कैपेसिटर में बात करें तो करंट के कंपैरिजन में, क्योंकि करंट तीनों में सेम है इसलिए करंट को रेफरेंस लिया है, करंट के कंपैरिजन में हमारा कैपेसिटर में जो है वो लैग कर रहा होगा। तो फेजर में दो बातें ही ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और एक के कंपैरिजन में दूसरे का क्या लीडिंग है क्या लैगिंग है उस चीज को,
है ना, कितने फेज पे कितना फेज डिफरेंस, उस चीज को। तो सर क्या हम मैक्सिमम में ही बना सकते? देखिए मैक्सिमम के लिए भी बन जाएगा और आरएमएस के लिए भी बन जाएगा। ठीक है, आरएमएस के लिए कैसे बन जाएगा कि भाई इसी में बाय रूट टू कर दोगे तो ये आरएमएस के लिए हो जाएगा। खैर वीएल नॉट को क्या लिखा जा सकता है? तो वीएल नॉट को लिखा जा सकता है वोल्टेज जैसे आई इंटू आर होता था वैसे यहां पर आई इंटू आई में भी कौन सा, अगर ये मैक्सिमम है तो यहां भी मैक्सिमम करंट इंटू एक्सएल। यहां क्या लिखा जा सकता था इसकी जगह लिखा जा सकता था आई नॉट इंटू आर, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता था आई नॉट इंटू एक्सी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इस तरह से फेजर के साथ में इन वैल्यूज को भी जहां जैसे इस्तेमाल करना है वहां इनको रिप्लेस करके अपन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, फिलहाल अगर मैं देखूं कि जो भी इन तीनों का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है जिसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू दिखाई है, उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो कि यहां पर मतलब ये वी आर एम एस है और इसी को अगर मैक्सिमम के फॉर्म में कहें तो मैंने कहा अगर ये वी नॉट है तो वो वी नॉट वैल्यू क्या है, तो वो यहां कैसे निकल कर आएगी उस चीज को अगर मैं देखूं तो हम अगर ये कहते हैं कि भाई इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, इंडक्टेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये वाला वोल्टेज ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब आई नॉट तो सेम है, तो इसका मतलब कि ये वोल्टेज डोमिनेटिंग कब होगा, जब एक्सएल बड़ा होगा किससे, एक्सी से। तो पहला एक केस बना लिया, अगर एक्सएल बड़ा है किससे, पहला केस बना लिया इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है तो वीएल नॉट बड़ा हो जाएगा वीसी नॉट के। ठीक, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो भाई ये सिंपल, इसके क्वेश्चन सिंपल वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं। ऑल्दो ये वेक्टर नहीं है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सब वेक्टर नहीं है, लेकिन उसी तरह से क्योंकि फेज में है तो फेज में उसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, यहां पर ऊपर की तरफ बचेगा कितना, वीएल नॉट माइनस वीसी नॉट, और इधर बचा कितना, वी आर नॉट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना बना, जो रिजल्टेंट इन तीनों का जो इंस्टेंटेनियस का पीक है वो कितना आया, तो वो अगर मेरा वी नॉट है तो उस वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट का होल स्क्वायर, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी आर नॉट का होल स्क्वायर। और यहां ये एंगल मान लीजिए बन गया फाई। तो अब देखो इस एक रिलेशन से, इस फेजर डायग्राम से ये रिलेशन बना और इस एक रिलेशन से बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। कैसे समझना, ये तो हमारा एक रिलेशन यहां से बना। अब एक बात बताओ, वी नॉट की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी नॉट की जगह हम आई नॉट और इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस जेड रख सकते हैं। तो आई नॉट जेड बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह रख दिया आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। तो यहां से इंपीडेंस के लिए फार्मूला बन गया, क्या इंपीडेंस के लिए फार्मूला बन गया पूरे सर्किट का, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहां आई नॉट कॉमन लेके कट गया, तो कहीं ना कहीं हमने इस फार्मूले को बना लिया। चाहे तो इसको भी अपन, ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को ग्राफिकली यहां शिफ्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जब हमको ये पता चल रहा है कि आपस में जो कॉमन टर्म है वो कट जा रहा है और रिलेशन यहां से मैथमेटिकली बन रहा है और ये मैथमेटिकल रिलेशन इस ग्राफ से आया है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकता हूं? तो बिल्कुल दिखा सकता हूं, अपनी जरूरत के हिसाब से। मैं यहां पर अगर रख दूं कितना, यहां पर रख दूं जहां वीएल था वहां रख दूं एक्सएल। ठीक है, मैं ऊपर वाले को कन्वर्ट करता हूं, ऊपर वाले को कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो मुझे अगर जेड या इंपीडेंस निकालना है तो कभी के लिए मैं यहां से भी इसको कन्वर्ट कर सकता था। तो मैंने कहा ऊपर यहां रख दिया आई नॉट, तो मुझे पता है कि इक्वेशन में कटी जा रहा है, तो मैंने कर दिया यहां रख दिया अगर मैंने एक्सएल, ठीक है, यहां रख दिया मैंने आर, यहां रख दिया मैंने कितना एक्सी, और फिर इसको सॉल्व किया और मैंने कहा कि भैया ये आर आ गया और क्योंकि एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो ऊपर बचा होगा कितना
एक्सएल माइनस एक्सी, और इनका ही जो रिजल्टेंट है वही रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, वही रिजल्टेंट मेरा जेड होगा। और वो जेड जो है वो यहां से आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, आर के साथ एंगल बना रहा है मेरा, मान लीजिए फाई, ये फाई एंगल वही होगा जो यहां पर है। तो मेरे लिए काम के कुछ और रिजल्ट्स भी हैं जो सिर्फ इस एक डायग्राम से निकल कर आ जा रहे हैं। आप गौर करना, मेरी सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 फाई अगर मुझे निकालना है, और ये फाई क्या चीज है अभी इसको भी बताते हैं। तो 10 फाई निकालना है तो 10 फाई मैं यहां से भी देख सकता हूं, 10 फाई मैं यहां से भी देख सकता हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो 10 फाई मुझे दिखता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो अगर मैं यहां से निकाल पाऊं, मेरे पास ये डेटा है तो मैं ये यूज कर लूंगा। मेरे पास वोल्टेज के टर्म में निकालना हो तो ये कितना था, VL माइनस VC, VL नॉट माइनस VC नॉट बाय R। तो मैं कैसे भी चाहूं इसको कर सकता हूं। मैं cos फाई निकाल सकता हूं, सिंपल ट्रायंगल, मुझे इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। यहां से देखूं, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट विल बी R बाय Z। मैं देखूं वोल्टेज के टर्म में रखना है तो VR नॉट बाय जेड है, तो जेड का मतलब जेड का मतलब ये वी नॉट वाली बात है, तो वी आर नॉट बाय जो भी पूरे सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज है वी नॉट। कहने का मतलब है कि भैया जैसी सिचुएशन दी जाएगी वैसी सिचुएशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा उस डेटा के हिसाब से चीजें रखी जा सकती हैं, चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। अगर मान लो तुम्हारे में एक्सी गायब है तो ये हटा दो, एक्सल गायब है तो ये हटा दो, ठीक है, आर गायब है तो ये वाला वोल्टेज हटा दो, और बाकी की रिमेनिंग चीजें एज इट इज वैसी ही की जा सकती हैं। फाई क्या एंगल आया, फाई एंगल आया जो वोल्टेज की इक्वेशन, फाइनल वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है और जो सप्लाई करंट है उसके बीच का एंगल जो है वो फाई है। और यहां आप देखो तो वोल्टेज लीड कर रहा है फाई एंगल से। तो जब एक्सल बड़ा है एक्सी से, एक्सल बड़ा है एक्सी से, तो वोल्टेज लीड कर रहा है फाई एंगल से। इंडक्टिव सर्किट की प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेट कर रही है। सेम सर अगर एक्सी बड़ा होता एक्सल से, केस 2 बना सकते थे। केस 2 क्या बना दिया, केस 2 हमने कहा कि भैया सर अगर मान लीजिए नीचे वाला बड़ा होता एक्सी, कैपेसिटर बड़ा होता एक्सल से, तो क्या होता, तो कुछ नहीं, जेड बराबर फिर क्या लिखते, जेड बराबर हो जाता अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। वैसे भी एक्सएल माइनस एक्सी करो, एक्सी माइनस एक्सएल करो, बात फर्क नहीं पड़ेगी, स्क्वायर होना है तो नेगेटिव पैसे प्लस हो जाएगा। सर फेजर कैसे बनेगा, आई ये रहा बेटा, वी आर नॉट ये रहा, अगर वोल्टेज के टर्म में देखना है यहां पे आ जाएगा वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट, और इनका रिजल्टेंट वोल्टेज जो है यहां कहीं आ जाएगा वी नॉट, और ये बन जाएगा फाई। तो फाइनल वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में पाई फेज रख रहे होंगे। कोई नया फेज डिफरेंस भी हो सकता है लेकिन लैग कर रहा होगा। यहां वोल्टेज क्या करेगा, यहां वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज बेटा क्या करेगी, सप्लाई वोल्टेज लैग करेगी वाई फेज से, ठीक है। और जेड के हिसाब से भी बन जाएगा, इधर बन जाएगा कितना एक्सी माइनस एक्सएल, इधर बन जाएगा आर, इनका ही जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट यहां आ गया, ये हो गया बेटा जेड। सीधी सीधी सी बात है। और ये फेस फाई रहेगा भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है, ये फेस फाई ही रहने वाला है। फाई पीछे वाला नहीं, कोई नया एंगल हो सकता है, हम तो जनरल एंगल लेके चल रहे हैं ना। तीसरा केस जो बनता है, क्या कहता है भैया, थर्ड केस आप सोचो ना क्या बन सकता है, सोचो। एक बार एक एक्सी बड़ा कर लिया, एक बार एक्सल बड़ा कर लिया, अब एक ही बचा क्या, एक्सल बराबर हो जाए किसके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भैया, इसी बात को 3600 तरीके से बोला जा सकता है। 36 तो ज्यादा बोल दिए, लेकिन 5-7 तरीके से तो बोला ही जा सकता है इसी बात को घुमा घुमा के।
एक्सएल जब बड़ा बराबर हो गया एक्सी के, तब क्या हुआ, या वी एल नॉट बराबर हो गया वीसी नॉट के, तो एक ये भी बात कहने का तरीका वही है। या फिर वीएल का जो आरएमएस वैल्यू है वो बराबर हो गई वीसी के आरएमएस वैल्यू के, ये भी वही बात है। ये सारी बातें एक ही हैं। तो उस केस में जेड इंपीडेंस कितना बचा, उस केस में जेड इंपीडेंस जो है वो मिनिमम आएगा। आप देखो ना, इसका रिजल्ट में यहां कुछ भी होगा तो जेड आर से हमेशा बड़ा ही आएगा, लेकिन ये टर्म अगर कैंसिल आउट हो गया तो जेड मिनिमम आएगा और आर आएगा। तो ये भी कहने का तरीका है कि मिनिमम है जेड, ये भी कहने का तरीका है कि मिनिमम है जेड। तो ये कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 7-8 तरीकों से इसकी बात को कह सकते थे कि कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बराबर हो गए। अच्छा, अब वोल्टेज मैंने बोला तो कौन सा वोल्टेज मैं बोल रहा हूँ, ना ये पीक बोल रहा है ना मैं इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूं, कुछ शब्द यूज नहीं किया, सिर्फ वोल्टेज शब्द यूज किया है, तो ये आरएमएस वैल्यू ही बोल रहा हूँ। कोई एमीटर फेमीटर लगा दिया, कोई वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वो एसी वोल्ट मीटर होंगे, सब आरएमएस वैल्यू रीड कर रहे होते हैं। तो आरएमएस के लिए भी बनी जाएगा बराबर। या मैं ये कह दूं कि इंपीडेंस मिनिमम है, ठीक। और क्या हुआ, और जब फेजर में तुम देखोगे तो आप एक बात देखो, वीएल और वीसी अगर बराबर हो गए तो आई नॉट और जो वी आर नॉट है वही एक्चुअली वी नॉट के बराबर बन गया। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच, सप्लाई वोल्टेज और जो टोटल करंट है उसके बीच कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, एक ही लाइन पर आ गए हैं तो फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस को फाई से मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, 0 है। और कॉस फाई पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं कॉस फाई को, और कॉस फाई पावर फैक्टर हो गया 1। तो ये पांचवा और छठा, कॉस फाई पावर फैक्टर हो गया 1, और सातवां जो यहां से निकलेगा, एक्सएल की जगह लिख दिया ओमेगा एल, एक्सी की जगह लिख दिया 1/ओमेगा-c, सॉल्व किया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/√LC। सर और कोई बचा, हाँ जी, 8 बोले थे ना, 8 तो बना ही देंगे। और क्या कर सकते थे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सबको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, कलरवा इसका चेंज कर देते हैं। और फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की जगह 2πf लिख दिया, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2π√LC। तो भैया ये 8 में से कोई सी भी बात फिट हो रही हो, आरएलसी सीरीज सर्किट अगर है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कौन सी कंडीशन, रेजोनेंस। और एक और बात बता देते हैं, 9th बात, करंट जो है वो क्या होगी, और सिर्फ करंट बोला तो आरएमएस की बात कर रहे हैं, आरएमएस की बात हो गई तो मैक्सिमम की बात भी वही हो जाएगी, करंट विल बी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस 9 तरह की बात में से कोई भी बात फिट हो रही हो, इसको ओमेगा आर एफ आर कर देते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसकी बन गई ये। इन 9 तरीकों की बातों में से कोई भी बात बोली जा रही हो, हर बात का एक ही मतलब है कि रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, और उस कंडीशन के हिसाब से आपसे ये कह के ये पूछ लेगा, 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 इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ एक बात पूछ लेगा। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो पावर फैक्टर हुआ यूनिटी, 1 का मतलब यूनिटी, तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगी।
कितनी मैक्सिमम करंट होगी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, V बाय जेड, वी आर एम एस बाय जेड। अगर आई आर एम एस पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो V मैक्सिमम बाय जेड। तो कुछ भी इस तरह की जो चीज है वो आपको इसमें पूछी जा सकती है। और अगर मैं इसको एक ग्राफ से बना के आपके लिए बना दूं कि जेड का वेरिएशन साहब कैसे हो रहा है, जेड कैसे वेरी कर रहा है, तो जेड के वेरिएशन को बना देते हैं, ठीक है, देखेंगे। तो हमने कहा भैया इधर ले लेते हैं हम जेड इंपीडेंस, इधर ले लेते हैं हम लोग क्या, ओमेगा। तो जेड की जो इक्वेशन आई थी, क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास कि जेड बराबर अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको जब प्लॉट किया ना बेटा, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आई, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बना, ठीक। तो ये यहां पर ये क्या है, ये वो ओमेगा है जिस पर जेड क्या है, मिनिमम है। और ये ओमेगा, ओमेगा रेजोनेंस का हो गया और वैल्यू होगी इसकी 1/√LC। तो इधर जो ओमेगा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहां जो ओमेगा है वो रेजोनेंस ओमेगा से छोटा है। और यहां जब ओमेगा छोटा है तो छोटे ओमेगा पर आप देखो, छोटे ओमेगा पर एक्सल की वैल्यू छोटी होगी, देखना, छोटे ओमेगा पर एक्सल की वैल्यू, यहां वाला किसी ओमेगा पे बात कर रहे हैं तो एक्सल की वैल्यू छोटी है, लेकिन उतनी ही ओमेगा पर एक्सी की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करना, तो इस रीजन में बाय डिफॉल्ट मुझे समझ में आता है कि एक्सी जो है वो बड़ा होगा एक्सल से। और एक्सी बड़ा है एक्सल से तो कैपेसिटिव सर्किट है, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या लीड करता है, कैपेसिटिव सर्किट में टोटल वोल्टेज से करंट लीड करती है। तो कैपेसिटिव सर्किट हुआ, करंट लीड करती है। यहां क्या होगा, यहां एक्सल बराबर एक्सी होगा और करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। समझ पा रहे हो भैया, बताओ समझ पा रहे हो तो, अगर देख रहे हो वीडियो अब तक तो सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। अभी निकाले भी थे कैसे होंगे सेम फेज में, देखो भाई एक्सल एक्सी वाला ये ऊपर वोल्टेज के दोनों पार्ट कट गए होंगे तो यही बस एक ही फेज में आ गए, रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। और इधर वाला जो ओमेगा रहेगा, यहां ओमेगा बड़ा है जब ओमेगा रेजोनेंस से, तो देखो हुआ क्या है, यहां एक्सल बड़ा था एक्सी से, सॉरी एक्सी बड़ा था एक्सल से, और बढ़ते 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 यहां एक्सी एक्सल बराबर हो गया। अब और बड़े ओमेगा पे जाओगे तो सीधी सी बात है कि एक्सल बड़ा होगा किससे, इंडक्टिव सर्किट होगा। और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो अब क्या करेगा, इंडक्टिव सर्किट में आप देखो फेजर में यहां पर एक बार इसको कायदे समझ लेते हो, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज, जो भी सर्किट का वोल्टेज है वो लीड करता है कितने एंगल से, 5 एंगल से लीड कर रहा है, 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमें ये समझ में आता है कि वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज लीड करेगा फ्रॉम करंट। तो फेजर बना के आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो पैरेलल आरएलसी सर्किट ही क्यों ना आ जाए, फेजर बना के आप सारे फार्मूले बना सकते हो। वोल्टेज के बीच रिलेशन निकल आते हैं तो सेम तरह के रिलेशन एक्सएल एक्सी के बीच भी निकल आते हैं, आर एक्सएल एक्सी और जेड के बीच भी निकल कर आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ और देखते हैं कि किस किस तरह से कैसे सवालों में इन फेजर्स को अप्लाई करेंगे। चलिए एक पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए
डायरेक्ट करंट ऑफ ए, अच्छा करंट भी ए ही है, करंट भी ए ही है, इस सुपर इम्पोज विथ अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी, इसके साथ सुपर इम्पोज होती है, तो इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, जिनको नहीं पता क्या होगी। तो इस तरह के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि एवरेज वैल्यू इसको अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कोई भी साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन हो, साइन 30 की बात नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल होना चाहिए थीटा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर एक्स वेरिएबल हो, साइन स्क्वायर 30 एक वैल्यू है, तो कभी इससे कंफ्यूज मत करना। तो कोई साइन स्क्वायर फंक्शन जिसमें वैल्यू मतलब वेरिएबल हो, उसके एक साइकिल की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, कॉस स्क्वायर फंक्शन की भी 1/2 होती है, और इसी फंडे को हम लोग यहां निकालेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो टोटल करंट हुई क्या होगी, किसी इंस्टेंट पर जो करंट बैठी है उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो वो वैल्यू होगी कहां पे है ए, और उसमें सीधा सीधा जोड़ दिया ये वाली करंट जो कि होगी बी साइन ओमेगा टी। बड़े आराम से अंतर समझ के रखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये कंबाइंड इक्वेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है, ये है। तो टाइम डालते जाएंगे तो यहां वैल्यू आती जाएगी और अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू होती जाएगी। क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आरएमएस पूछ रहा है। और क्वेश्चन अगर मैक्सिमम भी पूछ रहा होता तो आरएमएस निकाल के फिर हम उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाते। तो आरएमएस कैसे निकलेगा, रूट मीन स्क्वायर, तो उल्टा पढ़ते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और उसका रूट निकाल दो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। और एक बात और याद रखना कि एवरेज वैल्यू, ये दो बातें ध्यान रखना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल नहीं, ऑफ वन साइकिल, ये एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप, इन दोनों चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आरएमएस वैल्यू निकालने का क्या मतलब हुआ, आरएमएस वैल्यू का मतलब हुआ स्क्वायर करो, मीन निकालो, एवरेज निकालो और फिर रूट ले लो। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर करना है अपने को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे तो a स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। ये स्क्वायर वैल्यू आ गई, आई स्क्वायर वैल्यू आ गई। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू, कांस्टेंट टर्म का एवरेज मैक्सिमम आरएमएस सब वही रहता है, तो इसका तो कांस्टेंट का एवरेज तो a स्क्वायर हो गया। इसका ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ थीटा मतलब 30 40 50 डिग्री ऐसा एक एंगल फिक्स पड़ा होता तो कांस्टेंट होता, अभी ये कांस्टेंट नहीं है। साइन स्क्वायर वेरिएबल फंक्शन है, एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये छोड़ देते हैं 2ab हो गया। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी एक साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती, तो ये तो 0 हो गया, तो ये बचा। क्या ये आंसर हो गया, नहीं बाबू, आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर का, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, स्क्वायर का मीन निकाला, वो तो निकाल लिया, और उसके बाद इसका रूट ले लिया। अब इसका रूट ले लिया, अब इसका रूट ले लिया, कोनो ऑप्शन मिल रहा है तो हम देखेंगे तो हमें सेकंड आंसर जो है वो मिल गया। तो इस तरह का एक आधा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जाम में, आप यहां से इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है इस फिगर में हमारे पास फिगर का नंबर नहीं है, इस फिगर में हमारे पास वोल्ट मीटर है
और कह रहा है कि हुज रीडिंग विल बी जीरो एट रेजोनेंस। कह रहा है रेजोनेंस में किसकी रीडिंग जीरो होगी। पहला सवाल तो ये उठता है कि ये वोल्ट मीटर की रीडिंग में कौन सी वैल्यू दे रहा होगा, इंस्टेंटेनियस दे रहा होगा, आरएमएस दे रहा होगा, मैक्सिमम दे रहा होगा। तो सवाल है कि एसी वोल्ट मीटर आरएमएस रीडिंग देते हैं, तो ये सारे लोग आरएमएस की बातें बता रहे होंगे। तो अब अगर आरएमएस की बातें बता रहे हैं और कंडीशन बोल रहा है कि क्या है, रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के केस में आरएलसी सर्किट ये लगा हुआ है। वोल्टेज में ही देखें तो ये वी आर, इधर ये वी एल, इधर ये वी सी, और करंट के रेफरेंस में आई ये रहा। तो रेजोनेंस के केस में बेटा क्या हो रहा होगा, ये इसका आरएमएस वैल्यू और इसका आरएमएस वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि इनके अक्रॉस नेट वोल्टेज जीरो बन रहा होगा, और जो वी आर की वैल्यू होगी वही मतलब वही सप्लाई वोल्टेज की भी वैल्यू होगी। तो अब अगर मैं कहूं क्या V1 जीरो होगा, नहीं, इसकी वैल्यू आएगी। V2 जीरो होगा, नहीं, इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन V4 इसकी नेट वैल्यू जीरो देगी। और क्या 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 रिजल्ट मिल जाएगा, जो V3 होगा और जो V5 होगा वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यही वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज भी हो गया होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसने क्या पूछा था। एक बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, हुज रीडिंग भी जीरो, तो किसकी रीडिंग जीरो हो रही है, V4 की रीडिंग जो है वो जीरो हो रही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, अपना खुद से पॉज करके 1 मिनट करके सॉल्व कीजिए। ठीक, 1/√LC ये क्या है, ये रेजोनेटिंग ओमेगा आर लिखा हुआ है। तो आपको जो अभी ग्राफ बताया था उससे आपको पता चल रहा है कि नहीं, सर्किट विल बी कैपेसिटिव अगर ओमेगा बड़ा है ओमेगा आर से। नहीं, इसमें तो इंडक्टिव होता है, गलत हो गया। सर्किट विल बी इंडक्टिव अगर ओमेगा, नहीं, इसमें तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है, तो ये भी गलत हो गया। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट विल बी यूनिटी, ठीक है, cos फाई की वैल्यू कह रहा है कि 1 है। इफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब इस शब्द का मतलब XC इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, कह रहा है अगर XC बराबर XL है तो पावर फैक्टर 1 होगा, या कहे कि रेजोनेंस होगा, या कहे फाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, सारी बातों का सार एक ही है, और ये आंसर तो ऑप्शन तो करेक्ट है। अगला ऑप्शन कह रहा है करंट विल बी लीडिंग विथ वोल्टेज अगर ओमेगा बड़ा है। अगर ओमेगा बड़ा है तो इंडक्टिव सर्किट होगा, ओमेगा बड़ा है ओमेगा आर से तो इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टिव सर्किट होगा तो हमने पढ़ा इंडक्टिव सर्किट होगा, ये वाली कंडीशन है तो वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। और इसने क्या बोला है, क्या बोला है इसने बोला है करंट लीड कर रही है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, आप चाहें तो 1 सेकंड के लिए पॉज करेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको खुद सॉल्व करें, आंसर देखें आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सर्किट शोन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ V3। कहां है V3, ये रहा V3, ठीक है। अब देखो इसकी रीडिंग 300 आरएमएस वैल्यू है, ये इसकी रीडिंग 300 आरएमएस वैल्यू है। इंस्टेंट पे तो लगातार फटाफट चेंज हो रहे होंगे, 300 और 300, 300 और 300, तो कौन सी कंडीशन बन गई, VL और VC बराबर हो गए, रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। तो इसका जो टोटल सम बनेगा, कोई कह रहा होगा 600, अबे 600 नहीं बनेगा, फेजर में देखोगे तो ये रहा होगा VL, ये रहा होगा VC, ठीक। तो इसका सम देखोगे, फेज में देखोगे ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज के बीच सॉल्व कर रहे हो। इसके ग्राफ वाइज कोई कहेगा तो दोनों उल्टे ग्राफ बन रहे होंगे, अगर एक साइकिल का ये है तो एक साइकिल का ये है। इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कोई सम कर रहा होगा ना, तो वो भी लगातार एक दूसरे कैंसिल कर रही होंगी। खैर, तो इसकी टोटल वैल्यू तो जीरो होगी, आरएमएस वैल्यू। यहां पर जो वैल्यू आरएमएस ही आ रही होगी वो वही होगी जो इसकी होगी। तो इसका 220 वोल्ट तो ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ रहा होगा। पूछा क्या है इसने, रीडिंग ऑफ V3,
तो 220 वोल्ट, अच्छा ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही आंसर है। और करंट निकालना है तो आई कितना हो जाएगा, तो आई में इसने क्या बोला, करंट में कोई बोला कि कौन सी, नहीं, तो ये भी आरएमएस करंट होगी, तो आई आरएमएस क्या होगा, आई आरएमएस हो जाएगा वी आरएमएस बाय जेड। वी आरएमएस कितना है 220, जेड कितना है बेटा, यही 100 ही बचेगा, जेड मिनिमम आर होगा तो 100, तो कितना हो गया 2.2 एम्पियर। तो ये जो आया है ये आरएमएस वैल्यू आ गई। मैक्सिमम कहता तो क्वेश्चन लिखता, मैक्सिमम पीक वैल्यू बताओ, तो वो आप लगा देते वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम बाय √2, मतलब इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देते तो मैक्सिमम आ जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 इज, V1 कहां है, ये रहा, इसकी रीडिंग दे दी है 40 वोल्ट, मतलब कहीं ना कहीं इसने VL और VC को सॉल्व करके बता दिया है कि 40 वोल्ट है। और RLC सर्किट है तो VL माइनस VC फेजर से हुआ होगा या VC माइनस VL होगा, कोई एक चीज हुई होगी। व्हाट विल द रीडिंग ऑफ V2, V2 की रीडिंग पूछ रहा है और ये इक्वेशन ये दे दी है। और अगर ये इक्वेशन दे दी है तो ये कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, V0 की वैल्यू है 50√2, तो VRMS पूरे सर्किट का कितना हो गया, V0 बाय √2 होता है, V0 की वैल्यू हो गई 50√2 बाय √2, √2 से √2 कैंसिल, VRMS सप्लाई वोल्टेज का हो गया 50 वोल्ट। और क्या रिलेशन बन जाएगा, VRMS की वैल्यू बन जाएगी √of VL माइनस VC कह लो या VC माइनस VL कह लो, यहां वो सब जानकारी इसने दी नहीं है ना पूछी है। और ये पूरी वैल्यू दी है कितनी बेटा, ये वैल्यू इसने दे दी है कि V1 जो कि हो गया 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस VR दैट इज V2, V2 का स्क्वायर और VRMS दैट इज 50, और 50 का ये स्क्वायर कर देता हूं, रूट हट जाएगा, इसको सॉल्व करना है। V2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आ रहा है इस प्रश्न का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन आप कर लेंगे, आसान है। स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है फेज रिलेशन बिटवीन आई और वोल्टेज को ई कह दिया इसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलसीआर सर्किट है, बहुत बढ़िया बात है। ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, वही भी बहुत बढ़िया बात है। ओमेगा जो है वो अप्लाइड एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा अप्लाइड एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और उस पर वोल्टेज क्या कर रहा है, इस पर वोल्टेज इधर जा रहा है ना, तो वोल्टेज लीड कर रहा है। हमें इतना समझ में आ गया, इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। एक्सल बड़ा रहा होगा एक्सी से, ओमेगा बड़ा रहा होगा ओमेगा आर से। क्या निकालना है, ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, अरे हटो, ओमेगा बड़ा है ओमेगा नॉट वही है ओमेगा आर जिसको मैंने लिख दिया। एग्जैक्ट रिलेशन कैन नॉट बी कंप्यूट, अच्छा कह रहा है रिलेशन नहीं निकाल सकते मगर इतना बता सकते कि ओमेगा बड़ा है ओमेगा नॉट से। तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस दिया है और कुछ तो दिया नहीं है, तो हाँ बहुत एग्जैक्टली रिलेशन नहीं निकाल सकते, बट हाँ ओमेगा बड़ा है ओमेगा नॉट से, ये तो हमें दिख ही रहा है। ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है, ये तो गलती हो गया। 2 ओमेगा बराबर √3 ओमेगा नॉट है, नहीं, ओमेगा आर के लिए एल और सी ये सब सारा डेटा चाहिए, क्योंकि ओमेगा नॉट या ओमेगा आर जिसको यहाँ पे कह रहा है वो एक ही बात यहाँ पे है, इसके लिए 1/√LC होता है। ये सब वैल्यू इसने क्वेश्चन में कहीं दी नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ही है। सिर्फ एक वो जो जेड का ग्राफ बनाया था, कौन सा, यहां से ये सारी जानकारी जो है दिखाई दे रही है, और कहाँ लीड कर रहा है कब लैग कर रहा है वो सारा डेटा यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3 में भी हम लोगों ने कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, पैरेलल का सवाल आ गया है, देखते हैं कोई और सीरीज का सवाल हो तो पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर पैरेलल के सवाल देखेंगे। ये सवाल को पहले करते हैं। क्या कह रहा है, एज्यूमिंग सोर्स टू बी आइडियल द फेज डिफरेंस बिटवीन
करंट assuming source to be ideal, the phase difference between current I1 and I2 is, I think कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। क्वेश्चन दूसरा है, मैं ये एक्चुअली क्वेश्चन ये है, हाँ ठीक है। Assuming source to be ideal, the phase difference between current I1 and I2। अब इसमें देखेंगे आप तो पैरेलल में लग गया, सप्लाई वोल्टेज ये लगी हुई है, एक यहां पर RL लग गया, एक यहां पर लग गया, और पूछा है कि I1 I2 के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा हमें फेजर डायग्राम से। अब देखो यहां फेजर डायग्राम कैसे बना सकते हैं, बड़े प्यार से आराम से बन जाएगा। आप एक बात देखो, हमें सीरीज का तो पता है, तो पहले इस सीरीज में देख लेते हैं कि यहां क्या घटनाएं घट रही हैं। दोनों में करंट सेम जा रही है और पूरे के अक्रॉस वोल्टेज कोई V है। ये सिंपल V I लिख रहा हूं, सब RMS वैल्यूज होंगी। तो दोनों में करंट सेम है, तो पहले मैं ऊपर वाले के लिए खाली इतने पार्ट के लिए फेजर अगर देखूं तो मैंने कहा I2 को मैं बेस ले सकता हूं क्योंकि I करंट इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम है। तो करंट के साथ रेजिस्टेंस सेम फेज में रहता है, तो इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज रहा होगा वो VR लिख देता हूं सेम फेज में, और VL करंट के साथ लीड कर रहा होगा तो यहां मैं VL लिख देता हूं। ठीक, और मैंने कहा कि भैया जो यहां इसका क्या आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही यहां का सप्लाई वोल्टेज V का वैल्यू बैठ रहा होगा, जो RMS वैल्यू बैठ रही है। और इनके बीच में ये जो एंगल बना, इसको मैंने कह दिया थीटा। फिलहाल थीटा कह लो, फाई कह लो, अपनी इच्छा श्रद्धा है। अब क्या करें? ठीक है, जरूरत के हिसाब से VR को अपन रिप्लेस कर लेंगे R से, और VL को अपन रिप्लेस कर देंगे एक्सल से। ये हम लोग अभी देख चुके हैं कि आई वाला वो सब कटपटी आता है, तो यहां से ये काम भी चल जाएगा। तो अगर कोई मेरे को कहे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, तो अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो टेन थीटा मैं ये भी लिख सकता था VL बाय VR, या फिर इसकी जगह लिखता मैं I2 एक्सल, I2 ये सब RMS वैल्यू लिखी है I की, है ना, I2R, तो I2 कैंसिल, वही मैंने बोला था कि फेजर में आप ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो यहां से इक्वेशंस में ऐसे बन जाएगा, टेन थीटा की जगह आ गया एक्सल बाय R, तो टेन थीटा मेरा ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस I1 और I2 के बीच में लेके एक फेजर बनाना चाहूं और एक कॉमन बात देखूं, तो मैं ये देखता हूं कि इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में इन दोनों को जब मैं देख रहा हूं तो कॉमन चीज क्या है। जैसे ऊपर वाले को जब देख रहा था तो कॉमन दोनों में करंट थी, तो उसको रेफरेंस लेते हुए वोल्टेज लीड लैग बना दिए। अब मैं अगर इन दोनों को देखूं तो कॉमन वोल्टेज है, तो मैं वोल्टेज को अगर V मान लूं और इसके रेफरेंस में बनाऊं तो I1 कहां है, I1 में सिर्फ XC है, तो वोल्टेज के साथ कैपेसिटर क्या होता है, क्या रिलेशन बनता है, तो ये हमें पता है कि कैपेसिटिव, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है, करंट लीड करती है तो वोल्टेज लैग करता होगा। तो करंट अगर लीड करनी है तो करंट इस वोल्टेज के साथ में, सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है तो I1 लीड करता हुआ बना दिया मैंने, सिंपल है। और I2 कहां बनेगा, तो I2 कोई सिर्फ रजिस्टर या सिर्फ इंडक्टर नहीं है, I2 में तो कंबाइंड है, तो मैं यहां से रेफरेंस उठाऊं तो मैंने कहा ये V है तो ये I2 है। गौर करना, ये जब V है तो ये I2 है, तो इसको मैं यहां प्लॉट अगर करूं तो ये अगर मेरा V है, इसको मैं यहां ले आऊं तो I2 मेरा कुछ यहां आ जाएगा। कितने एंगल पर आ जाएगा ये, इससे थीटा एंगल पर। तो I1 I2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस आपको दिखने लग गया, फेजर बना लिया तो फेज डिफरेंस दिखेगा। फेज डिफरेंस मतलब इनके बीच का एंगल कितना बैठ रहा है, तो फेज डिफरेंस हो गया 90, क्योंकि ये तो 90 प्लस थीटा, और 90 हो गया 90, और थीटा tan इनवर्स वहां से निकाला था हम लोगों ने एक्सल बाय आर। वोल्टेज के टर्म में डेटा दिया होता तो वोल्टेज के टर्म में रख लेते हैं, यहाँ इंडक्टर के टर्म में दिया है तो इंडक्टर के टर्म में रख लेंगे। कौन सा इक्वेशन आंसर बन रहा है, कौन सा इक्वेशन आंसर बन रहा है,
कुछ तो टाइपिंग में यहाँ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे बेटा ये π/2 प्लस है, थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। π/2 प्लस tan इनवर्स XL/R जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैरेलल का क्वेश्चन था। कैसे हमने फेजर बनाया, इससे ही जेड और वो सब भी निकालना होता तो वही बना देते, है ना। यहीं पे ये वाली चीज भी वी के साथ में यहाँ प्लॉट कर देते, ये आर और जेड, तो वो सब भी निकालना होता तो यहीं से रिजल्टेंट जैसे निकालते थे वैसे निकाल सकते थे। तो कोई कहता कि इसका इम्पीडेंस बताओ तो वो भी निकाला जा सकता था। कुछ नहीं, वी के साथ में यहाँ से अगर देख लेते तो I2 के साथ में यहाँ पर बन जाता आर, ठीक है, और वहां से 90 डिग्री पे बना देते एक्सल, और फिर जितना जो कंपोनेंट है वो वाला कंपोनेंट सॉल्व करके निकाल सकते थे। खैर उस तरह का सवाल शायद आपको नहीं आएगा, तो सिंपल फेजर पर ही हम देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि an inductor L and a capacitor C are connected in the circuit as shown in figure। ठीक, फिगर नंबर हटा देते हैं, और ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन बैठ रही है। एमीटर, विच एमीटर विल रीड 0 एम्पियर। देखिए एक बात और समझिएगा कि जब कभी भी, अब ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजोनेंस का एक पॉइंट और भी बनता है। एक पॉइंट रेजोनेंस के लिए और भी बनता है कि वोल्टेज और करंट, रेजोनेंस की कंडीशन हुई तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में ही आएंगे। ये तो पॉइंट हमने पढ़ा ही था, चाहे पैरेलल हो चाहे कोई भी हो, और या फिर आएगा ही नहीं, मतलब कोई इनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा और या फिर वैल्यू ही जीरो हो रही होगी। तो चलो इसके फेजर को ड्रॉ करें। तो फिलहाल मैं अगर देखूं तो यहां ये सप्लाई है और एल और सी लगे हुए हैं पैरेलल में। तो मान लेते हैं कि भैया यहां करंट गई है IL, यहां करंट गई है IC, ये सब RMS करंट बनाई है, V दोनों में सेम है, तो V को हम लोग क्या करते हैं, V को हम लोग फिक्स रखते हैं। V के रेफरेंस में देखें तो इंडक्टर में करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, तो सिर्फ इंडक्टर है तो IL तो यहां रहा होगा, और कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो V से लीड करती हुई होगी तो IC ये रही होगी, और रजिस्टर तो है नहीं, तो ये बन गया हमारा सिंपल सा ये। अब सोचो कि फाइनल करंट जो है अगर रेजोनेंस होगा तो फाइनल करंट हमेशा वोल्टेज के साथ सेम फेज में ही होनी चाहिए, लेकिन यहां जो करंट बनेगी वो करंट इन दोनों के रिजल्टेंट से बनने वाली है, इन दोनों के रिजल्टेंट से बनने वाली है, और अगर वो रिजल्टेंट आ गया तो दोनों के बीच का एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, जबकि वो फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए, और रेजोनेंस हो रहा है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कब पॉसिबल है, जब IC की वैल्यू और IL की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर, और इनका रिजल्टेंट कितना हो जाए। कोई रिजल्टेंट बने नहीं तो इनकी RMS वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हो, मतलब इनको दोनों को कंबाइंड नापने वाली जो चीज है वो कैंसिल आउट हो रही होगी। तो जरा देखें, तो A1 की वैल्यू आएगी IL के बराबर, इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो A1 की आ रही है, मगर इन दोनों को कंबाइंड नापने वाली कौन सी करंट है, I, तो वो टोटल I करंट कितनी रही होगी, 0, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो A3 की रीडिंग क्या होगी, A3 की रीडिंग जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। उम्मीद है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऑल्दो नीट में पैरेलल कॉम्बिनेशन पे शायद एक बार बहुत पहले आया है क्वेश्चन, है ना, सिंपल RLC का फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी पूछ लिया था, R और L और C पैरेलल में थे, ठीक, उसकी भी फार्मूला वही बन जाता है ओमेगा R = 1/√LC सॉल्व करने के बाद। बट अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप फेजर अगर बना ले जा रहे हैं, अगर आप यहां से सीख पा रहे हैं कि मैं कैसे फेजर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप इसको कर पाएंगे। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, कोशिश करेंगे कि अगर आप इसको खुद से स्वयं से निकाल सकें, और जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, ट्राई करते हैं, पैरेलल पर है, ऑल्दो कठिन नहीं है। पूछ रहा है फेज डिफरेंस क्या होगा I1 और I2 के बीच, I1 और I2 के बीच फेज डिफरेंस पूछ रहा है, कितना होगा। तो हम पहले I2 का V के साथ रिलेशन ड्रॉ कर लें, फिर I1 का V के साथ रिलेशन ड्रॉ करके दोनों फेजर को
मर्ज कर लेंगे। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो सप्लाई वोल्टेज V है, आरएमएस वैल्यू ही लिखी है सारी। तो ठीक है, दोनों में करंट I2 जाएगा, उसको रेफरेंस पकड़ते हैं। तो I2 को सेम रखते हुए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा दैट इज VC, जो कैपेसिटर में करंट लीड करती है। तो VC आ गया नीचे, इधर आ गया मेरा VR, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा बनेगा क्या, V, और ये एंगल मेरा बनेगा थीटा। अब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि XC जो है वो R के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू R के बराबर है। तो अगर मैं फेजर में यहां पर बनाऊं तो ये मेरा R, VR की जगह मैं R डाल सकता हूं क्योंकि I कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरा बन गया, ये भी XC है जो कि किसके बराबर है, R। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर आ जाएगा, 45 डिग्री पर, जो कि हो गया π/4। तो ये थीटा मेरा यहां से आ गया π/4। तो अब जरा देखूं, अब मैं जरा इसके लिए ड्रॉ करूं V और I1 को, इसमें तो सिर्फ एक्सल ही है। तो मैंने कहा कि भैया अगर ये मेरा I1 हो गया, ठीक, तो वोल्टेज क्या करता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लीड करता है। तो वोल्टेज इसके क्रॉस V होगा, तो ये मेरा V हो गया, ठीक। तो मेरा V I1 तो यहां आ गया और V I2 मेरा यहां पर है। तो अब अगर दोनों को मैं कंबाइन करूं, क्योंकि मैं I1 I2 चाहिए, तो मैंने I1 यहां डाल दिया, ठीक है, V मेरा यहां है, और अगर मैं इसी V को यहां रख दूं, तो इस डायग्राम को अगर मैं घुमा दूं तो I2 मेरा कुछ यहां दिख जाएगा, क्योंकि I2 जो है वो V से लीड कर रहा है थीटा से, तो V से लीड कर रहा है π/4 से, ठीक। तो I1 I2 के बीच कितना फेज डिफरेंस बन गया, तो ये 90, दैट इज π/2। तो फेज डिफरेंस बिटवीन I1 I2 कितना आ गया, सीधे लिख सकते हो, फेज डिफरेंस आ गया π/2 प्लस π/4। तो कितना हो गया, ये 3 π/4 जुड़ गए, दैट इज 3 π/। तो n की क्या वैल्यू आएगी, यहां n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3, ठीक। तो भाई इस सेशन के लिए इतना ही है ना। उम्मीद है आपने आरएलसी के क्वेश्चंस समझे किए होंगे, कुछ पैरेलल का भी आपको एक्सपोजर मिला होगा कि अगर उस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं तो कैसे करना है। बाकी इनकी और प्रैक्टिस करने के लिए आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर पेन किलर सीरीज में इस लेक्चर में जाकर आप एक असाइनमेंट को ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।